अगले लेक्चर में देखते हैं अव्युत्क्रमणीय अवयव सिंगुलर मैट्रिक्स। सबसे पहले आप ये जानेंगे कि अव्युत्क्रमणीय अवयव होता क्या है। डेफिनेशन आप ध्यान से सुनेंगे। यदि किसी वर्ग अवयव के सारणिक का मान शून्य हो, फिर से सुनेंगे, यदि किसी वर्ग अवयव के सारणिक का मान शून्य हो तो उसे अव्युत्क्रमणीय अवयव कहते हैं। एग्जांपल आप डेफिनेशन दोबारा सुन के लिख लीजिएगा कि यदि किसी वर्ग अवयव के सारणिक का मान शून्य हो तो उसे अव्युत्क्रमणीय अवयव कहते हैं। जैसे एग्जांपल होता है कि यदि कोई अवयव a बराबर अगर आपसे दे दिया जाए कि 1 2 3 4, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि a इक्वल टू 2 -6 -1 3। यदि ये एक अवयव दिया गया है तो सबसे पहले इसके हम सारणिक का मान प्राप्त करते हैं। इस अवयव a बराबर दिया गया है तो डिटर्मिनेंट ऑफ a, शॉर्टकट में आप लेते हैं DET, डिटर्मिनेंट ऑफ a, इसको डिटर्मिनेंट ऑफ a पढ़ते हैं, या इसका सिंबल होता है डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू, इस सारणिक को डिटर्मिनेंट लिखते हैं 2 -6 -1 3। सॉल्व करते हैं, 2 × 3 6 और माइनस -1 × -6 +6 माइनस प्लस 1 × 6 6 इक्वल टू 0। मींस ये जो अवयव a बराबर आपको दिया गया है, यदि इसके सारणिक को हम सॉल्व करें और उसका सलूशन 0 के बराबर आ जाए तो जो अवयव दिया होगा यह अवयव अव्युत्क्रमणीय अवयव होगा। डेफिनेशन आप ध्यान से समझ रहे होंगे कि यदि किसी अवयव के सारणिक इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो तो वह अवयव अव्युत्क्रमणीय अवयव होता है। इसी की तरह अगली हेडिंग है व्युत्क्रमणीय अवयव। इसी की तरह अगली हेडिंग है व्युत्क्रमणीय अवयव। इसकी अंग्रेजी होती है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। मींस इसकी परिभाषा या इसका मतलब पहले समझे कि क्या होता है। व्युत्क्रमणीय अवयव नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मींस यदि किसी अवयव के सारणिक का मान शून्य न हो, ध्यान से सुनिएगा, यदि किसी अवयव के सारणिक का मान शून्य न हो तो उसे व्युत्क्रमणीय अवयव कहते हैं। मींस यदि ऐसा कोई एग्जांपल हम ले लें कि a बराबर एक अवयव 2 5 7 3, इस तरीके से कोई अवयव हम ले ले तो इसका हम डिटर्मिनेंट ऑफ a या डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालते हैं तो इस अवयव के हम साइड के सिंबल में बदलेंगे 2 5 7 3। मींस इस दिए गए अवयव को का हम साइड हल करेंगे। हल करते हैं 3 × 2 6 -7 × 5 35 बराबर -29। -29 मतलब डज नॉट इक्वल टू 0। मींस यह 0 के बराबर नहीं है। अच्छा, अगर यह 0 के बराबर नहीं है तो जो ये अवयव दिया गया है ये होगा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब परिभाषा समझ रहे होंगे, दोनों परिभाषाएं आप बार-बार देखेंगे, ध्यान से अंदर समझेंगे, मैटर आपको समझ में आ जाएगा। अव्युत्क्रमणीय अवयव को परिभाषा एक बार हम फिर से देखेंगे। अव्युत्क्रमणीय अवयव किसे कहते हैं? आपके दिमाग में होगा कि अव्युत्क्रमणीय अवयव कैसा अवयव होगा। मींस यदि किसी वर्ग अवयव या यदि किसी अवयव के सारणिक का मान शून्य हो तो उस अवयव को
अव्युत्क्रमणीय अवयव कहते हैं। परंतु यदि किसी अवयव के साइड का मान शून्य न हो, (0), तो वह अवयव व्युत्क्रमणीय अवयव नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। इसी की तरह हम अगली हेडिंग देखेंगे उपसारणिक। उपसारणिक उपसारणिक सब डिटर्मिनेंट। तो उपसारणिक क्या होता है? यदि किसी सारणिक में किसी अवयव के रो तथा कॉलम में पंक्ति तथा स्तंभ को छोड़ देने पर शेष बचे अवयव के सारणिक को उस अवयव का उपसारणिक कहते हैं। बेटर एक बार फिर से ध्यान से समझिएगा। यदि किसी सारणिक में किसी अवयव के रो तथा कॉलम को छोड़ देने पर शेष बचे अवयव के सारणिक को उस अवयव का उपसारणिक कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, कि एक अवयव a बराबर आपसे कह दिया जाए कि एक सारणिक a बराबर आपसे कह दिया जाए a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। एक सारणिक दे दिया गया और आपसे कहा जाए इसमें सभी अवयव का उपसारणिक निकालिए। एक चीज आप जानते रहिएगा, सारणिक में जितने अवयव होते हैं सभी अवयव का उपसारणिक ज्ञात किया जा सकता है। इस बात को गौर करिएगा, सारणिक में जितने भी अवयव होते हैं सभी अवयव का उपसारणिक ज्ञात किया जा सकता है। जैसे अगर हम आपसे कहें कि a1 का उपसारणिक क्या होगा, तो आप लिखेंगे a1 का उपसारणिक। a1 का उपसारणिक होता है a1 के रो तथा कॉलम को ढक देते हैं, छोड़ देते हैं, तो जो बचता है b2 c2 b3 c3, ये सारणिक a1 का उपसारणिक होगा। वैसे ही अगर हम आपसे कहें कि a2 का उपसारणिक कितना होगा, a2 का उपसारणिक क्या होगा, तो हम a2 के रो तथा कॉलम को छोड़ देते हैं, शेष जो अवयव बचता है उस अवयव को उस दिए गए अवयव का क्या कहते हैं, उपसारणिक कहते हैं। मींस a2 के रो कॉलम को अगर हम छोड़ते हैं तो क्या बचेगा, b1 c1 और b3 c3। इसी तरीके से अवयव में जितने भी सारणिक में जितने भी अवयव दिए गए हैं सभी अवयव का उपसारणिक ज्ञात किया जा सकता है। लास्ट टाइम एक बार फिर से समझेंगे कि किसी भी सारणिक में अवयव का उपसारणिक ज्ञात कैसे करेंगे। पहली चीज, किसी भी अवयव में किसी भी सारणिक में जितने अवयव दिए होते हैं सबका उपसारणिक होता है। अच्छा, उपसारणिक निकालते कैसे हैं, निकलेगा कैसे, जिस अवयव का उपसारणिक ज्ञात करना हो, अवयव में सारणिक में जिस अवयव का सारणिक ज्ञात करना हो उस अवयव के रो तथा कॉलम को छोड़ देते हैं, जो शेष अवयव बचता है उसका सारणिक लिख लेते हैं। यही a1 का a2 का a3 के जैसा भी होगा उपसारणिक होगा। इसी की तरह हम अगली हेडिंग देखते हैं, सहखंड या सहगुणनखंड। नाम सेम होता है, सहखंड या सहगुणनखंड, कोफैक्टर। अगली हेडिंग होता है सहखंड या सहगुणनखंड, कोफैक्टर। आपके दिमाग में होगा कि सबसे पहले ये जानेंगे कि सहखंड या सहगुणनखंड होता क्या है। बिल्कुल सिंपल सी चीज है कि सहगुणनखंड होता क्या है। सहगुणनखंड ज्ञात करने के लिए सीधा सीधा सूत्र होता है। उसके लिए आपको एक चीज जानना होगा कि उपसारणिक क्या होता है। उपसारणिक हमने अभी जस्ट
इसके पहले बताया था, सहगुणनखंड या सहखंड के लिए सूत्र होता है, सहखंड या सहगुणनखंड, इसके लिए एक सूत्र होता है -1 पावर r प्लस c इंटू उप सारणी। r मीन्स होता है रो और c का मतलब होता है कॉलम, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम। तो इस सूत्र को आप ध्यान से फिर से समझिएगा। सहखंड या सहगुणनखंड का सूत्र होता है -1 पावर r प्लस c इंटू उप सारणी। अच्छा, r क्या डिनोट करता है? r मतलब नंबर ऑफ रो, मींस जिस अवयव का सहगुणनखंड या सहखंड निकालना होता है वह किस रो में है, पहले रो में है, दूसरे रो में है, तीसरे रो में है। और c मींस वह अवयव किस कॉलम में है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं कि एक हम आपसे कहा दे कि एक सारणी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक छोटा सा एग्जांपल है। और हम आपसे कहें कि 1 का सहगुणनखंड या सहगुणनखंड कैसे निकलेगा, मींस 1 का सहगुणनखंड, 1 का सहगुणनखंड मींस -1 पावर r मींस किस रो में है 1 देख रहे हैं कि आप पहले रो में है, मींस 1 प्लस c किस कॉलम में है, देख रहे हैं आप ये 1 पहले कॉलम में है, मींस 1 इंटू उप सारणी, मींस 1 का उप सारणी क्या होता है, इसके रो का तथा कॉलम रखते हैं तो क्या बनेगा 5 6 8 9। इसको हल करते हैं अगर तो -1 पावर 2 इंटू 5 गुणे 9 45 माइनस 6 गुणे 8 48, इस आपको वैल्यू प्राप्त होगा -1 पावर 2। माइनस पावर अगर सम संख्या होता है तो चिन्ह धनात्मक होता है, और माइनस पावर अगर विषम संख्या होता है तो चिन्ह ऋणात्मक होता है। यहाँ पर देख रहे हैं माइनस पावर सम संख्या, दो सम संख्या है तो चिन्ह धनात्मक होगा, इस प्लस ब्रैकेट में 45 माइनस 48 -3 और प्लस -3। इस तरीके से वैल्यूज को आप सॉल्व करेंगे। वैसे ही अगर हम आपसे कहें कि 2 का सहगुणनखंड तो आप आसानी से सॉल्व करेंगे। -1 पावर, ये 2 किस रो में है, आप देख रहे ये 2 जो है वो पहले रो में है, और किस कॉलम में है, पहले नहीं दूसरे कॉलम में, इस प्लस 2 इंटू इस 2 का उपसारणी क्या होता है, 2 का उपसारणी होता है 4 6 7 9। इसी को सॉल्व करेंगे जो वैल्यू आएगा प्राप्त होगा। इसी तरीके से आप समझ रहे होंगे कि जितने भी अवयव होते हैं सभी अवयवों का सहगुणनखंड या सहखंड ज्ञात किया जा सकता है। अच्छा, आप एक चीज समझते होंगे कि सहगुणनखंड के लिए उपसारणी का ज्ञात करना आवश्यक होता है। बिना जब तक आप उपसारणी ज्ञात करना नहीं जानेंगे तब तक आप सहगुणनखंड या सहखंड नहीं ज्ञात कर सकते। तो इस पर आधारित और भी कुछ हम क्वेश्चंस लाएंगे अगले लेक्चर में, देखते हैं। बाकी थैंक यू, और हाँ चैनल को आप सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहेंगे, आपको सभी सब्जेक्ट के जिससे वीडियोस आपको अपने मोबाइल में नोटिफिकेशन के तौर पर मिलते रहेंगे। अतः आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। और आगे इसके आगे कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चन को हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।